हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर का जो कोर्स है एनईपी के अंडर में वो हमने स्टार्ट किया है। हमारी जो सिलेबस है ये मेनली सीसीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर डिपेंड करता है, बट अदर यूनिवर्सिटी वाले भी अपना सिलेबस मैच कर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम अपनी बुक स्टार्ट कर रहे थे एडवांस्ड ऑपरेशंस रिसर्च। इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली थी। अब हम थर्ड यूनिट बाद में करेंगे, पहले फोर्थ यूनिट करते हैं बिकॉज ये बहुत ईजी है एंड काफ़ी मार्क्स स्कोरिंग यूनिट हो जाती है। क्या नाम है इस यूनिट का? थ्योरी ऑफ गेम्स या गेम थ्योरी। ठीक है, उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। इस टॉपिक के ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बहुत मिलते हैं, मतलब 15 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 15 मार्क्स के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उन्हें पार्ट्स में डिवाइड करके 7.5 मार्क्स में आपको दे देते हैं। तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले गेम थ्योरी का ये टॉपिक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गेम थ्योरी क्या होती है। तो गेम थ्योरी में क्या होता है, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं। हम भाई हमारे सिलेबस में 2 प्लेयर के लिए हैं, तो हम 2 प्लेयर लेके चलेंगे। ठीक है, वो अपना गेम खेलते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है। प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं। स्ट्रेटेजी मतलब ऑप्शन, कि वो क्या क्या ऑप्शन चल सकता है। प्लेयर ए फर्स्ट स्ट्रेटेजी पे चल सकता है 3 भी चल सकता है, -2 भी चल सकता है, 4 भी चल सकता है। सेकंड स्ट्रेटेजी पे ये चल सकता है, थर्ड स्ट्रेटेजी पे ये चल सकता है। ऐसे प्लेयर बी के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजीज दे रखी होती हैं, सबकी वैल्यूज। ठीक है, और हमें फिर इसमें सॉल्व करना होता है कि ये गेम अगर प्ले होगा प्लेयर ए और बी के बीच में तो इसका वैल्यू क्या आएगी, मतलब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितना बेनिफिट होगा। ये मेनली गेम थ्योरी का टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अब हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है गेम थ्योरी क्या होगी। ये जो हमारे पास स्ट्रेटेजीज डिनोट कर रखी हैं ये इस मैट्रिक फॉर्म में, इसको हम कहते हैं पे ऑफ मैट्रिक। ठीक है, पे ऑफ ही तो है। ये प्लेयर ए के लिए पे ऑफ दे रखा है कि इस स्ट्रेटेजी चलने पर उसका पे ऑफ ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये जो पूरी मैट्रिक्स है इसे कहते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारे डिपेंड करेगा पे ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर ही कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके 3 रूल्स हैं, 1, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तीनों के तीनों रूल आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो ऑफ अ पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर लेस देन और इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो देन द प्लेयर ए विल नेवर चूज द ith स्ट्रेटजी। क्या बोल रहा है कि अगर किसी रो के, रोज ये होती है हमारे पास, कॉलम ये होते हैं। ठीक है, अगर किसी रो का हर एक एलिमेंट छोटा हो किसी और रो के हर एक एलिमेंट से, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें -2 इज स्मॉलर देन 2। ठीक है, एंड हमें अगर हम इस रो को देख रहे हैं तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरी वाली रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से छोटे होने चाहिए। जैसे -1 हमारा 2 से छोटा है, 4 हमारा 6 से छोटा है और 2 हमारा 6 से छोटा है। ठीक है, मतलब हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से छोटे आ रहे हैं। तो हम जो ये सेकंड स्ट्रेटेजी है, ये वाली स्ट्रेटेजी को हम इग्नोर कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि थर्ड स्ट्रेटेजी इज डोमिनेटेड ओवर सेकंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, मतलब थर्ड स्ट्रेटेजी ने सेकंड स्ट्रेटेजी को डोमिनेट कर दिया है, इसलिए कभी भी प्लेयर ए सेकंड स्ट्रेटेजी चूज नहीं करेगा और हम इस स्ट्रेटेजी को रिमूव कर सकते हैं अपनी पे ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है, फर्स्ट जो रूल है वो ये कहता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी पे, सेकंड रूल पर। वो क्या है? इफ ऑल द एलिमेंट्स इन द कॉलम ऑफ अ पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर कॉलम देन द प्लेयर बी विल नेवर चूज द rth स्ट्रेटेजी। इसमें क्या है? बिल्कुल सेम है जो हमने रो के लिए देखा था, बिल्कुल सेम है, वो कॉलम के लिए अप्लाई करना है। सिर्फ एक अंतर है कि हम रो को देखेंगे कि वो छोटा होना चाहिए, जो हम रो को इग्नोर करने वाले हैं, जो हम डिलीट करने वाले हैं वो छोटी होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। बट कॉलम में क्या है? वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो 4 है वो 3 से बड़ा है। ठीक है, 4 3 से बड़ा है, 2 -1 से बड़ा है और 6 2 से बड़ा है। ठीक है, हमें कॉलम देखना है, सेकंड रूल चल रहा है कॉलम देखना है। 4 3 से बड़ा है, 2 -1 से बड़ा है, 6 2 से बड़ा है। तो हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बड़े हैं। तो बड़े वाले केस के लिए, कॉलम के लिए बड़े वाले केस जो रो कॉलम आता है उसे हम रिमूव कर सकते हैं। हम इसे जो सॉल्व करेंगे तो इसकी जो थर्ड स्ट्रेटेजी से हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है सेकंड रूल, डोमिनेंस प्रॉपर्टी का। उसके बाद हम थर्ड रूल पर आ जाते हैं। थर्ड क्या है? आ प्योर स्ट्रेटेजी मे बी डोमिनेटेड इफ इट इज inferior to an average of 2 or more other pure strategies। थर्ड स्ट्रेटेजी में क्या है कि हमें 2x2 मैट्रिक्स बनानी है। अब किसी केस में हमारे पास ऐसा केस बन जाता है कि हम उसे डोमिनेट नहीं करवा पाते, हम नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हम किस रो को डिलीट करें, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमारे मिनिमम नहीं बैठ रहे। ऐसे हम कॉलम में देख रहे हैं सारे एलिमेंट्स हमारे मैक्सिमम नहीं बैठ पा रहे, तो उस केस में हम थर्ड रूल अप्लाई करते हैं। थर्ड रूल में क्या है? हमें कोई भी 2 रो या 2 कॉलम का एवरेज निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का एवरेज निकालते हैं। ठीक है, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास 0.5 आएगा। 3 - 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा, दैट इज 1 1 का एवरेज 0.5। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 / 2 दैट इज 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 2 और +6 4 हो जाएगा, 2 + 6 8 / 2 4 हो जाएगा। वो जो सारे एलिमेंट्स आए वो
छोटे होने चाहिए इस वाले एलिमेंट, इस वाले कॉलम के सभी एलिमेंट से, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। अगर ऐसा हो जाता है कि वाला एलिमेंट, ये वाले कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो बड़े हो जाएं जो एवरेज निकाला है उन एलिमेंट से, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम इस स्ट्रेटेजी को कभी यूज नहीं करेंगे और हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट और सेकंड रूल में तो हमें सिंपल एलिमेंट्स को चेक करना है कि लेस बैठ रहे हैं, ग्रेटर देन बैठ रहे हैं, नहीं, ठीक है। रोज में लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए और कॉलम में हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। बट थर्ड वाले रूल में क्या होता है कि हमें एवरेज निकाल कर चेक करना है। इनकेस हमारे फर्स्ट और सेकंड रूल वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एवरेज निकाल कर चेक करना है, ऐसी कॉलम के लिए, ऐसी रो के लिए, ठीक है। उस केस से हमारी जो मैट्रिक्स है वो हमारी 99% 2x2 की फॉर्म में आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी से आपको सॉल्व करना है, अगर नहीं कहा डोमिनेंस प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है तो हो सकता है आपके पास 2x2 मैट्रिक्स ना आए और वो किसी और मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए बोले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एल्जेब्रिक मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, LPP होती है, सिंपलेक्स मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे पास ये डोमिनेंस मेथड ही आता है, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी के। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल लिया है मैंने ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसके बाद इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इसमें तो 3 स्ट्रेटेजी दे रखे हैं और कॉम्प्लिकेटेड लेंगे तो हमारे पास 4 स्ट्रेटेजी का, 5 स्ट्रेटेजीज का क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है, सबसे पहले हम रो को लेके चलते हैं, उसके बाद कॉलम को लेते हैं, ठीक है। रो में ऐसा देखना है कि जिसके सभी एलिमेंट्स दूसरी रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से छोटे हों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें सबसे पहले छोटा एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, हमें सबसे छोटा एलिमेंट फर्स्ट रो में, तीनों रोज में फर्स्ट कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, -1, ठीक है। अगर हम -1 को देखें 3 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, ठीक है। फिर हम 4 को देखें, 4 इससे तो छोटा नहीं है बट इससे छोटा है, तो अब हम इन दोनों रो को ही कंसिडर करके चलेंगे और ये दोनों छोटे हैं इनसे। अगर 2 भी से छोटा हो जाएगा तो हम सेकंड स्ट्रेटेजी कभी यूज नहीं करेंगे, उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 2 से छोटा है, 4 6 से छोटा है, 2 6 से छोटा है, मतलब ये वाली रो हमारे पास इग्नोर कर सकते हैं, ये डोमिनेटेड हो गई है थर्ड रो से, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय डोमिनेंस प्रॉपर्टी, बाय डोमिनेंस प्रॉपर्टी second strategy can be ignored, ठीक है। डोमिनेंस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि सेकंड स्ट्रेटेजी को हम इग्नोर कर देंगे। फिर हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगी वो हमें ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिए, हमने सेकंड वाली स्ट्रेटेजी को यहाँ से रिमूव कर दिया है और फर्स्ट और थर्ड रह गई है, ठीक है। लेकिन बी प्लेयर के लिए हमारे पास तीनों स्ट्रेटेजीज है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स बनाते में ऐसी मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉलम वाइज देखेंगे। कॉलम में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे बड़े हो, मतलब किसी के भी कंपेरिजन में अगर हम देखें कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट ये है, ठीक है। ये एलिमेंट हमारा इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। अब 6 को देखें, इससे भी बड़ा है और इसके इक्वल है, तो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए कॉलम के लिए, रो के लिए लेस देन और इक्वल टू और कॉलम के लिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम थर्ड स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करेगा, मतलब प्लेयर बी कभी भी थर्ड स्ट्रेटेजी को रूल यूज नहीं करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय डोमिनेंस प्रॉपर्टी प्लेयर बी, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं प्लेयर ए। ये प्लेयर ए के लिए, जब हम कॉलम वाइज रो वाइज देखते हैं तो वो प्लेयर ए के लिए होता है, जब कॉलम वाइज देखते हैं तो प्लेयर बी के लिए होता है, ठीक है। ये प्लेयर ए, यहाँ पे प्लेयर बी। बाय डोमिनेंस प्रॉपर्टी प्लेयर बी विल नॉट यूज थर्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है। लैंग्वेज आपके अकॉर्डिंग कैसे भी हो सकती है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड स्ट्रेटेजी जब वो यूज नहीं करेगा तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से थर्ड स्ट्रेटेजी को रिमूव करते हैं, हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। इस मैट्रिक्स बना लिया जिसमें से हमने थर्ड स्ट्रेटेजी को रिमूव कर दिया है। अब ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स आ जाती है। अब जब 2x2 मैट्रिक्स आ जाएगी तो हम इसे अब डोमिनेंस रूल से सॉल्व नहीं कर सकते, अब हमें इसका फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। फॉर्मूला अभी मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया है। देखो हमारे पास किस फॉर्म में आया है सॉल्यूशन, जो हमने डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाई उसके बाद हमारे पास ये सॉल्यूशन बचा था, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं आइडेंटिकल सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब उसमें किस तरह से होती है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम किस तरह से देखते हैं कि जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होता है उसे A11 कहते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को A12 कहते हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को A21 कहते हैं और सेकंड रो सेकंड कॉलम को A22 कहते हैं, ठीक है। हमारे पास अब ये तो हमारे पास आइडेंटिकल फॉर्म हो गई जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो इस फॉर्म में आया है, दैट इज हमारे पास A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। A11 की वैल्यू 3 हो गई, A12 की वैल्यू कितनी हो गई -2, A21 की वैल्यू कितनी हो गई 2, A12 यहाँ पे 1 2 आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। A21 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और A22 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम निकालते हैं x1, x2, y1, y2 एंड v। अब ये क्या है, x1 है हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि प्लेयर a अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करेगा, x हमारे लिए आते हैं प्लेयर a के लिए, y हमारे आते हैं प्लेयर b के लिए,
ठीक है। x1 हो गई कि प्लेयर ए हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और x2 है कि प्लेयर ए हमारा सेकंड स्ट्रेटेजी चूज करने की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सिमिलरली y1 क्या है, प्लेयर बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी की चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और y2 क्या है, प्लेयर बी की सेकंड स्ट्रेटेजी चूज करने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। v क्या है, v होता है वैल्यू ऑफ गेम, कि गेम की कितनी वैल्यू आएगी, कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा प्लेयर्स को। ठीक है, ये होती है वैल्यू ऑफ गेम। तो ये हमारे पास पूरे फॉर्मूलेस हमने लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं x1। ठीक है, x1 के लिए लिखे x1 इक्वल्स टू a22 कितना है 6 माइनस a21 कितना है 2 अपॉन, उसके बाद क्या है a11 हमारे पास 3 है, प्लस a22 कितना है हमारे पास 6 माइनस ब्रैकेट में a12 कितना है हमारे पास माइनस का 2 प्लस a21 कितना है हमारे पास 2। ठीक है, इस तरह से हमें पूरे फॉर्मूले लिखने हैं और बस कैलकुलेट करना है। कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, तो 6 और 3 9 माइनस, और ये कट जाएंगे तो हमारे पास 0 बचेगा, 9 माइनस 0 दैट इज 4/9। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई कि प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है, अब सेकंड स्ट्रेटेजी कितनी चूज करेगा, स्ट्रेटेजी सेकंड की हम निकाल सकते हैं 1 माइनस x1। ठीक है, 1 माइनस x1, हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी है 4/9, 1 माइनस 4/9, तो हमारे पास आ जाएगा ये 5/9। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करी है। ठीक है, अब हम ऐसे प्लेयर बी के लिए निकाल लेते हैं। प्लेयर बी के लिए हम देखते हैं, उसे लिखेंगे y1 का फॉर्मूला क्या है, y1 का a22 हमारे पास कितनी वैल्यू है 6, सारी वैल्यूज यहाँ से ही लिख रहे हैं, इक्वल्स टू 6 माइनस a12 कितना है, a12 हमारे पास ये माइनस का 2 मतलब माइनस का 2। ठीक है, अपॉन, फिर नीचे की वैल्यूज तो बिल्कुल सेम लिखी हुई है, a11 प्लस a22 प्लस माइनस a12 प्लस a21, मतलब नीचे हमारे पास सेम वैल्यूज आने वाली हैं। 3 प्लस 6 माइनस का 2 प्लस का 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, नीचे हमारे पास 9 माइनस 0 दैट इज 8/9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम y2 निकाल सकते हैं। y2 के लिए क्या हो जाएगा, y2 इक्वल्स टू 1 माइनस y1। ओके, ये तो फॉर्मूला है। ऐसे x2 निकाला था 1 माइनस x1, y2 निकाला 1 माइनस y1। ठीक है, तो y2 निकालेंगे 1 माइनस y1, ये हो जाएगा 1 माइनस 8/9, कितना हो गया मेरे पास 1/9। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि प्लेयर बी हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 1/9, और फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करने की 8/9। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ गेम दैट इज v का फॉर्मूला हमने ये लिख रखा है, a11 है हमारे पास 3, a22 है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई माइनस a12 हमारे पास है माइनस का 2 मल्टीप्लाई a21 है हमारे पास 2। ठीक है, सारी वैल्यूज मैं यहाँ से देखकर लिख रही हूँ, आप इसे साथ में भी यहाँ पे नोट आउट कर सकते थे। ठीक है, आपको मतलब वैल्यूज बिल्कुल अच्छे से पुट करनी है, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नीचे की वैल्यूज देखो बिल्कुल सेम है जो हमने इनमें लिखी थी। ठीक है, तो नीचे तो हमारे पास वही आने वाला है 9, डायरेक्ट लिख लेना है, ये पूरा लिख लेते हैं 3 प्लस 6 माइनस का 2 प्लस का 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 6 जा 18 माइनस 2 2 जा 4, बट माइनस का तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4/9। ठीक है, ये हो गई 22/9, तो हमारे वैल्यू ऑफ गेम आई 22/9। अब हम निकालते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या है कि प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होगी, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए, इसे हम एक ब्रैकेट्स में लिखते हैं। किस तरह से, देखो हमने जो प्लेयर ए के लिए वैल्यूज निकाली है वो कैसे निकाली है, हमने निकाली है प्लेयर ए के लिए x1 हमारे पास 4/9 आया है। ठीक है, हमने फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटेजी ली थी, सेकंड को रिमूव कर दिया था, तो हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज आएंगी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, सेकंड वाली हमें रिमूव हो गई, उसकी जगह पर 0, हमारे पास x1 आया 4/9, उसे फर्स्ट प्लेस पे लिख दो, और सेकंड आई है हमारे पास 5/9, उसे लास्ट प्लेस पे लिख दो। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हम निकालेंगे ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी, स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम किस तरह से कर रहे हैं। देखो इसमें भी हमारे पास 3 स्ट्रेटेजीज दे रखी थी क्वेश्चन में, अब हमने कौन सी रिमूव करी है, देखो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेटेजी तो है, हमने थर्ड रिमूव करी है, तो थर्ड की प्लेस पे लिख दो हमने 0। ठीक है, फिर y1 हमने कितने निकाला है 8/9, और y2 हमने निकाला है 1/9, और वैल्यू ऑफ गेम हमारे पास ये है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।